हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस का भाग 13। आज की वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। बाकी के जो 12 भाग हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? और इसका सही जवाब है बी, CRISIL। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? और इसका सही जवाब है AICRA। चलिए अगला सवाल देखते हैं। CARE रेटिंग एजेंसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है डी, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा डैश की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? इसका सही जवाब है सी, फिच ग्रुप। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष विशेष रूप से स्थापित एक पूर्ण सेवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? इसका सही जवाब है सी, SMERA। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब है डी, सेबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, CRISIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, मुंबई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष में CARE रेटिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 1993 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, CRISIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है सी, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ICRA भारत की दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ICRA में आई का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है ए, इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, भारत में म्यूचुअल फंड की पहली शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपका सही जवाब है बी, 1963 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड बाजार नियामक है? इसका सही जवाब है डी, सेबी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। NAV का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है ए, नेट एसेट वैल्यू। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। SIP है? और इसका सही जवाब है सी, नियमित निवेश की निधि विधि। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, फंड जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड की सुविधाओं को जोड़ते हैं उन्हें निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है डी, अंतराल निधि। चलिए अगला देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में किस प्रकार का फंड सूचीबद्ध होना आवश्यक है? इसका सही जवाब है सी, क्लोज एंडेड फंड। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड पूरी तरह से शेयरों में निवेश करता है? और इसका सही जवाब है बी, इक्विटी फंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सेबी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और इसका सही जवाब है डी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन फंडेड म्यूचुअल फंड को परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है डी। इसके पास हर समय बिक्री और पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध इकाइयां हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनएसडीएल डैश में भारत में स्थापित भारत की पहली और सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इसका सही जवाब है ई, अगस्त 1996। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक सामान्य भविष्य निधि खाता वितरक अधिकतम अधिकतम कितनी कितना जमा कर सकता है? इसका सही जवाब है ए, 1.5 लाख रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही जवाब है ए, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूतियां हैं जो कि डैश में आधारित हैं। और इसका सही जवाब है डी, मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड कब अस्तित्व में आया था? इसका सही जवाब है डी, सन 1987। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है जो व्यापारिक संवाददाता से बिक्री प्रमाण पर आधार प्रमाणीकरण संख्या के माध्यम बैंकिंग सुविधाओं की सुविधा देता है। आधार सक्षम बुनियादी प्रकार की बैंकिंग किसमें शामिल नहीं है? और इसका सही जवाब है सी, ऑनलाइन भुगतान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, यदि सिक्योरिटीज डीमैटेरियलाइज्ड फर्म में आयोजित किए जाते हैं तो शेयरों, डिबेंचर और बॉन्ड की सुरक्षा के खिलाफ प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ई, 20 लाख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण देश की केंद्रीय बैंक स्थिरता बनाए रखने और उच्च आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए ब्याज दरों पर नियंत्रण का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, किस रूप में जानी जाती है? इसका सही जवाब है बी, मौद्रिक नीति। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश की वित्तीय प्रणाली में नियामक है? इसका सही जवाब है बी, सेबी। चलिए अगला देखते हैं सवाल। बैंक की छुट्टियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? इसका सही जवाब है सी, पर क्राम्य लिखित अधिनियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? और इसका सही जवाब है डी, कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वित्तीय खुफिया इकाई भारत 18 नवंबर डैश को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है। इसका सही जवाब है ए, सन 2004। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद को सीधे रिपोर्टिंग करने वाली एक स्वतंत्र निकाय FIUIND की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है डी, वित्त मंत्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक विशेष अवधि में देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ई, भुगतान संतुलन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पब्लिक डेबिट मैनेजमेंट एजेंसी को किसके रिसाव और विकास को रोकने के लिए स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है बी, बॉन्ड बाजार। चलिए अगला देखते हैं। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
इसका सही जवाब है ए, सार्वजनिक राजस्व और व्यय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकिंग में बैंक और उसके उपभोक्ताओं के बीच लेन देन का प्रत्यक्ष निष्पादित होता है? इसका सही जवाब है ए, खुदरा बैंकिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखा जाता है तो शेयरों, डिबेंचर और बॉन्ड की सुरक्षा के खिलाफ रुपये की सीमा प्रति व्यक्ति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सही जवाब है सी, 10 लाख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विफल एटीएम लेनदेन के मामले में यदि शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिनों के भीतर ग्राहक के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है, बैंकों को डैश रुपए प्रतिदिन की दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा। इसका सही जवाब है सी, 100 रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे डीमैट खाते के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, वह खाते जिसमें शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां एनपीए की नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, प्रॉफिट एसेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली रेटिंग एजेंसी का नाम जो यूटीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ पूर्व में आईसीआईसीआई लिमिटेड द्वारा प्रोत्साहित की गई है। इसका सही जवाब है ए, CRISIL। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईसीआरए लिमिटेड को प्रमुख वित्तीय निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवाओं की कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र और व्यावसायिक निवेश के रूप में जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब है ई, सन 1991। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? इसका सही जवाब है बी, भारत सरकार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय को किसके साथ रखा जाता है? इसका सही जवाब है सी, आरबीआई। अगला सवाल देखते हैं। छोटे वित्त बैंक में विदेशी शेयरधारिता डैश के लिए समय समय पर संशोधित एफडीआई नीति के अनुसार होगी। इसका सही जवाब है ए, निजी क्षेत्रीय बैंक। चलिए अगला देखते हैं। छोटे वित्त बैंक की पेड अप इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान कम से कम डैश होगा। इसका सही जवाब है बी, 40%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों को अपने एएनबीसी के डैश प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकरण के लिए वांछनीय क्षेत्रों में विस्तृत करने की आवश्यकता होगी। इसका सही जवाब है सी, 75%। चलिए अगला देखते हैं। छोटे वित्त बैंक सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव की आवश्यकता सहित मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों में उपयुक्त सभी विवेकपूर्ण मापदंड और नियम आरबीआई के अधीन होंगे। एसएलआर की वर्तमान दर क्या है? इसका सही जवाब है डी, 18%। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। एफडीआई किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश के व्यापारिक हित में किया गया निवेश है। एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।